हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो जो रोटेशनल डायनामिक्स है सीईटी के लिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, बट उससे पहले आपका जस्ट 1 मिनट लूंगा ये जानकारी देने के लिए कि हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन के ऊपर और बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड किए हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उस पर हमने एक पेड बैच लॉन्च किया है सिर्फ 299 रुपीज का, जो कि सबसे सस्ता फिजिक्स का एमएसटी सीईटी का बैच है। और इस बैच में आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, आपको फॉर्मूला शीट्स दी जाएंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और लेक्चर्स और भी ज्यादा डिटेल में दिए जाएंगे। जो बच्चे वो बैच नहीं खरीदना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं YouTube पर ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच, जो कि हम लोग अभी इस वक्त पढ़ने वाले हैं। तो 11th स्टैंडर्ड के जो लेक्चर्स हो गए हैं सीईटी के वो भी देख लीजिए, 12th स्टैंडर्ड के जो हो गए हैं वो भी देख लीजिए। आप लोग सारे लेक्चर्स सीईटी के यूट्यूब बैच पे देख लीजिए। ये जो यूट्यूब का बैच है ये भी कोई कम डिटेल में नहीं होने वाला, इसमें भी मैं बहुत डिटेल में चीजें कवर करने वाला हूं। तो आप लोगों को ये पूरे के पूरे लेक्चर्स डिटेल में देखना है ताकि आपके एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं थे और वो पैसे देकर बैच ज्वाइन नहीं कर पाया। तो YouTube पर कंप्लीटली फ्री बैच मैं चला रहा हूं, तो इस बैच के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप लोग नए हैं, और अपने कॉलेज और क्लासेस के ग्रुप में ये बैच शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। और जब ज्यादा लोग इस बैच को देखेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले को भी ज्यादा मोटिवेशन आएगा और फिर वो उतना जोश में पढ़ा सकता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों का वीडियो को देखना यही हमारे लिए जोश का एक सोर्स है। हमें जोश आता है कि हम और पढ़ाएं, क्योंकि लोग चाहते हैं हमें देखना, हमारे मुंह से कुछ चीजें सुनना, कुछ समझना। हमसे आप सीखना चाहते हैं, टीचर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी आने वाला है अगले ही महीने। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यह लेक्चर पहले ही बता दूं बहुत डिटेल होने वाला है, शुरू से आखिर तक टिकना ही है आपको ये मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक टिकिए मेरे साथ। बुक ले लीजिए हाथ में। अगर आपके हाथ में बुक रहेगी, आप कुछ लिखेंगे उस पे, तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि 12th का पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो अब यहां पे जो फॉर्मूले हैं आइए उन्हें जान लेते हैं। बट ये फॉर्मूला ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इन्हें जानने से पहले मैं आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। तो आपने आज तक जितना भी पढ़ा है लीनियर मोशन के बारे में, वो सारा का सारा रोटेशनल मोशन में भी काम आएगा। तो आपकी कोई भी पढ़ाई लीनियर मोशन की वेस्ट नहीं जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक 11वीं 12वीं की किताब उठा के तक नहीं देखी है, फिजिक्स में क्या लिखा है वो देखा नहीं है, उनको भी ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो प्लीज बने रहिए आखिर तक। ठीक है, मैं कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो बच्चे बहुत ही सीरियस और एंड तक देख रहे हैं वो लोग प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंपिंग कर दीजिए। मतलब किस वक्त मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो वहां पर आप जो टाइम स्टैम्प कर देंगे तो बाकी बच्चों के भी वो काम आएगा। और इसी बहाने हो सकता है पूरा वीडियो देख लें, आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने मिल जाए। ठीक है, तो जितना भी अपने लीनियर मोशन में पढ़ा वो रोटेशन में काम आएगा। अच्छा, लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब सीधा चलना, रोटेशन मतलब ऐसा गोल घूमना।
तो सीधा चलने में जो जो आपने पढ़ा है वो सब गोल घूमने वाले मोशन में भी काम आने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बात याद रखिए कि जहां जहां आपको मास नजर आएगा, मास, आप वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां मास था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां m था, यहां I है। इस I का इस m के साथ क्या रिश्ता है? कभी भी याद रखना कि I जो होता है वो एक नंबर होगा, यहां पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, उस नंबर को मैं कह देता हूं k या c कह देता हूं उस नंबर को। तो ओह शिट, कुछ मिस्टेक हो रही है। I इक्वल्स टू सम c इनटू, मतलब नंबर इनटू mr स्क्वायर। इस तरीके से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। यहां पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मास को इस जैसा बनाने के लिए मैं प्यार से कह दूंगा लीनियर इनर्शिया। लीनियर इनर्शिया, तो यह है लीनियर इनर्शिया, यह है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं या एंगुलर इनर्शिया भी कह सकते हैं। एंगुलर इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, लाइफ आसान बनाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए एक एक चीज। यहां पे मास, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों के बीच में वो रिश्ता है। यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं थीटा, सॉरी जिसे हम कहते हैं एस डिस्प्लेसमेंट। यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं थीटा। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या कहलाता है? S इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, ये याद रखेंगे, जहां पे आर रेडियस है या डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर है लीनियर वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का होता है v, यहां पे होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है ओमेगा। और बेटा इसका क्या रिश्ता है? इट इज v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, यहां पर होता है एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। वो लीनियर वर्ड हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि लीनियर का तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, तो वो याद रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी याद रहेगा कि लीनियर है। लेकिन ये वाला अभी हम लोग ने 12वीं में पहली बार पढ़ा है, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे एंगुलर करके वर्ड यूज करेंगे बार बार। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये m है, वो I है, ये s है, वो थीटा है, ये v है, वो ओमेगा है, ये a है, वो अल्फा है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्स पे। तो फोर्स जो होता है वो F होता है, और यहां पर होता है एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क। तो टॉर्क को मैं एंगुलर फोर्स कह दे रहा हूं। वैसे ये वर्ड कभी यूज होता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। इसको एक्चुअल में मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। बट ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखते हैं, एंगुलर फोर्स, जिसका सिंबल है टाउ। तो टॉर्क का सिंबल जो है उसका नाम है टाउ, फोर्स के सिंबल का नाम है एफ, टॉर्क के सिंबल का नाम है टाउ। ठीक है, अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका भी तो इस एक्सेलरेशन से रिश्ता होगा। तो A इक्वल्स टू आर अल्फा। आप देख सकते हैं कितना सिमिलर है। S इक्वल्स टू आर थीटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, A इक्वल्स टू आर अल्फा। अरे हाँ के ना रे बाबा, यहां पे थोड़ा सा कहानी बदलेगी, लेकिन लगभग सेम रहेगी। टाउ इक्वल्स टू आर एफ। एक्चुअल में यहां पे कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा जैसी चीजें भी आती है, खास करके साइन थीटा आता है,
बट वो फिलहाल हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है, सीईटी लेवल पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजें लिखी है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब लिख लेते हैं यहां पे मोमेंटम, जो कि लीनियर मोमेंटम है। सो मोमेंटम की जो कहानी है वो ये है कि उसे पी कहा जाता है। यहां पे होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल। और ये होता है एल इक्वल्स टू आर पी, ठीक है, एल इक्वल्स टू आर पी। अब ये सारी चीजें हो गई, इनके खुद के भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, तो थोड़ा छोटी हैंडराइटिंग में यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखते रहिए। सो v होता है ds बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ओमेगा होता है d थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डीपी बाई डी टी, और टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डीएल बाई डी टी, ठीक है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, या लीनियर इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम है लीनियर इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी, तो फिर एंगुलर मोमेंटम होगा एंगुलर इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आई होप के सभी के भेजे में सारी बातें पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, पूर्णतः प्रवेश कर रही हैं, आपके मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। अरे डोक्या घुसता है कि नहीं रे बाबा, सगळ्यांना करता है ना। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। सो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने काइनेमैटिकल इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी, काइनेमैटिकल इक्वेशंस। सो आप लोगों ने काइनेमैटिकल इक्वेशंस अगर पढ़ी हो तो आप लोग ये बात जानते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, यह है एक्सीलरेशन और यह है टाइम। तो वैसे ही यहां पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और टाइम। अबे टाइम टाइम होता है, टाइम को एंगुलर टाइम मत बोल देना, ठीक है। ओके, फिर यहां पे आपको एक इक्वेशन और मालूम है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे इनिशियल लीनियर वेलोसिटी ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जहां पे लीनियर एक्सीलरेशन वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन। बहुत ही ज्यादा इनमें समानता है। द रिजेंबलेंस बिटवीन दीज फॉर्मूले इज रिमार्केबल। अब आगे बढ़ जाते हैं। v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूले भी कुछ बच्चों ने नहीं देखे, कोई बुरी बात नहीं बेटा, लेकिन अब देख लो, ये फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं 10th क्लास से। यहां पर आएगा ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट मैं जिंदगी आसान बनाने के लिए स्केलर फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई काइनेमैटिकल इक्वेशंस। कुछ और एडिशनल फॉर्मूले देख लेते हैं, एडिशनल फॉर्मूले। तो जैसे कि आप लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो आप में से कोई अगर एकदम होशियार बच्चा है तो मेरे वहां लिखने से पहले ही वो लिख देगा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
सो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होगा हाफ मास की जगह पे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह पे ओमेगा। तो इस प्रकार चीजें आएंगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है भैया कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ यहां पे होता है F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मा, ठीक है। मा ही सबसे बड़ा फोर्स है दुनिया में। सो न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू एम ए, यहां पर जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वो होता है टाउ इक्वल्स टू एम की जगह पे आई, ए की जगह पे अल्फा। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब आप चीज सीख गए, अब आपको सब कुछ आने लगा है, बहुत ही सही तरक्की कर रहे हैं, एक्सेलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां क्या क्या चीजें दी हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं यार, रीअरेंज कर दूं चीजों को। तो यहां पर अच्छा सबसे पहले यही रखते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला है देख लो क्या क्या है। ये तो अभी हो गया अपना, ये वाला नहीं देखेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, हाँ, अगर एक बंदा साइकिल चलाते चलाते जब टर्न लेना चाहता है, मान लो कि रोड घुमा हुआ है, तो थोड़ा साइकिल टेढ़ी करनी पड़ती है ना। आपने बाइक में खास करके देखा रहेगा, बाइक जो बहुत फास्ट बाइक्स रहती हैं, रोड घुमा हुआ है तो बंदा ऐसे ही सिर्फ नहीं घूमता है, बल्कि झुक जाता है और झुक के घूमता है, थोड़ा बैंड होके घूमता है। अबे एकदम सीधा नहीं रहता है, थोड़ा बैंड हो जाता है, बैंड के टर्न लेता है, बैंड होके टर्न लेता है, बैंड होके टर्न लेता है, समझ रहे हैं? तो कितना बैंड होगा? अरे भैया कितना बैंड होगा? तो वो एक एंगल से बैंड होगा ना, एक एंगल से, तो उसे कहते हैं वर्टिकल एंगल थीटा, इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल एंगल थीटा, और उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg। तो ये फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे। सो अगर एक साइकिल वाला बंदा है तो वो साइकिल को टेढ़ी करता है, तो ये उसकी साइकिल है जो आगे से मैं देख रहा हूं, तो बंदा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, बंदा टेढ़ा हो जाता है, उसके पैर है तो बंदा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो अब जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, इससे वो बंदा थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, ये बंदा ऐसा हो चुका है, तो दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है थीटा। और इस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है यही वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, ठीक है, याद रखना ये है। अब क्या बोला है कि ये बंदा कितना झुक सकता है और कितनी स्पीड पे झुक सकता है। अगर आप एक हद से ज्यादा स्पीड पे टर्न ले रहे हो तो आपकी गाड़ी बैलेंस नहीं हो पाएगी, आप स्किड होके फिसल के साइड वाइड में गिर जाओगे। तो लिसन, अंडर रूट म्यू आर जी, इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो एक साइकिल वाला बंदा जब टर्न लेगा रोड पे, झुकेगा ये तो अलग बात है, लेकिन कितनी स्पीड पे वो टर्न ले सकता है, तो अंडर रूट म्यू आर जी, दैट्स इट, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड पे जाता है, अच्छा ये जो बातें इधर लिखी हुई हैं यहां पर, ये तो आपको पढ़ने के लिए बाद में आपको मैं दे दूंगा, ये पूरी चीज दे दूंगा, ये आप बाद में पढ़ते रहना। अभी मैं आपको डायरेक्टली ये सब दिखाए बिना डायरेक्टली मैं बताता हूं कि कैसे चीजें याद रखनी है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। तो मान लो कि अपने पास एक रोड है जो कि रफ रोड है, रफ रोड है, ठीक है, बट लेवल रोड है, रफ लेवल रोड, ठीक है। रफ बोले तो उसमें फ्रिक्शन है, तो रफ लेवल रोड रहेगा, कर्व्ड रफ लेवल रोड। सो कर्व्ड रोड्स की बात चल रही है, कर्व्ड रोड्स का टॉपिक चल रहा है, कर्व्ड रोड्स का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कर्व्ड रोड्स का। सो टॉपिक इज अबाउट कर्व्ड रोड्स। तो रफ लेवल रोड, लेवल बोले तो अगर मैं ध्यान से इस रोड को देखूंगा तो ये रोड की चौड़ाई पूरी की पूरी सेम है, तो ये रोड की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक पूरी सेम है। तो ये जो रोड है, ये जो घूम रहा है रोड,
इसका यहां पे कहीं पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे आपकी गाड़ी है, ये आपका व्हीकल है, सो दैट्स योर व्हीकल। ये आपकी गाड़ी है जो कि ऐसे करके चल के जा रही है इस पे, ठीक है। तो रफ लेवल रोड पे कितनी स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं? तो वी मैक्स इज अंडर रूट म्यू आर जी। इस स्पीड से ज्यादा टर्न लोगे आपकी गाड़ी स्किड होकर साइड में चली जाएगी। तो ये आखिरी स्पीड है, इससे ऊपर नहीं जाना है। अब मैं ले रहा हूं दूसरा स्मूथ, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो, लेकिन लेवल रोड नहीं है, झुका हुआ रोड है, बैंक्ड या इंक्लाइंड रोड। बैंक्ड भी बोलते हैं, बैंक्ड, बैंक्ड एंड इंक्लाइंड, बैंक्ड एंड इंक्लाइंड रोड। तो बैंक्ड या इंक्लाइंड रोड जो है, बैंक्ड या इंक्लाइंड रोड, तो इस रोड की शक्ल कैसी होगी? ये रोड इस तरीके से जाएगा, कर्व रोड तो है ही, लेकिन 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 एक जगह पे ये होगा पतला और फिर एक जगह पे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा ये। सो जो ऐसा रोड होता है, ऐसा रोड होता है, इसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली झुक जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है वो भी इस पे जो खड़ी है वो टेढ़ी हो चुकी है। तो अगर इस गाड़ी को मैं यहां से झुक के पीछे से देखूंगा, यहां से, तो एक गाड़ी की शक्ल कैसी दिखेगी? ध्यान से देखिए। तो इस चीज को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, मैग्नीफाई करके, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं और यहां पे दिखा रहा हूं। तो ये चीज साइड से कैसी दिखेगी? देखिए, ये चीज ऐसी दिखेगी, जहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितना झुका हुआ है वो एंगल। देखो, अगर टर्न लेना है तो बाइक वालों को टेंशन नहीं, क्योंकि बाइक वाले टर्न लेते वक्त बाइक को टेढ़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे को अगर गाड़ी से टर्न लेना है तो मैं गाड़ी को टेढ़ा कर दूंगा ऐसे करके, गाड़ी के थोड़ी ना दो पैर उठा दूंगा। अबे तो जब गाड़ी नहीं उठ सकती है तो फिर रोड उठा दो। तो रोड जो लेवल रोड होते हैं उसको हल्का सा उठा दिया जाता है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। अबे इतना नहीं उठा देते हैं, हल्का सा उठाते हैं। ये आपने खास करके कहां देखा होगा? जहां पे बहुत फास्ट कार्स की रेसिंग होती है। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग का जो ट्रैक रहता है, आपने देखा रहेगा F1 रेसिंग का ट्रैक, वो थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ रहता है। तो ऐसा टर्न ऐसा ले रहे हो तो बाहर की तरफ उठा हुआ रहेगा, टर्न अगर ऐसा ले रहे हो तो इस तरफ बाहर की तरफ उठा रहेगा, लाइक दैट। समझ गए? ओके। तो अब ये हमारी गाड़ी उस पर खड़ी है, तो ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैंक्ड रोड, झुका हुआ रोड। बैंकिंग करना, झुकना, बैंकिंग करना, झुकना, सहारा लेना, ठीक है। तो हम सहारा लेते हैं ना बैंक वालों से कि भाई हमारे पैसे तुम संभाल के रखो। ओके, एनीवे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इस सिनेरियो में जो आपको स्पीड पे गाड़ी चलाना है वो एक ही स्पीड है, इसके अलावा गाड़ी की स्पीड आप बदल नहीं सकते। तो उसे हम ना मैक्सिमम कहते हैं स्पीड, ना मिनिमम कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। इसी स्पीड पे गाड़ी चलानी है और ये होती है अंडर रूट RG tan थीटा। तो अगर आप इस स्पीड से ज्यादा पे गाड़ी चलाओगे, आपकी गाड़ी बाहर सरकने लगेगी चलते चलते। अबे चलते चलते बाहर सरकने लगेगी ऐसे। और अगर इससे कम स्पीड पे चलाओगे तो गाड़ी अंदर सरकने लगेगी, अबे इस तरफ फिसलने लगी। अरे गाड़ी को जाना है किधर है? नीचे ऊपर थोड़ी ना जाना है, अबे गाड़ी को तो अंदर जाना है, ऐसे जाना है। अबे रोड है ये रोड है, तो गाड़ी को इस रोड पे आगे जाना है, यानी कि गाड़ी को सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करना है, गाड़ी को सर्कल में जाना है। लेकिन गाड़ी सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करते करते फिसल रही है इधर उधर। अगर स्पीड इससे ज्यादा या कम है, ज्यादा रहेगी तो बाहर फिसलेगी, स्पीड कम रहेगी तो अंदर फिसलेगी। तो ऑप्टिमम स्पीड एक ही स्पीड पे चलना है। तो ये हो गया स्मूथ बैंक इंक्लाइन रोड। तो ये था पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। रफ लेवल रोड है, स्मूथ बैंक इंक्लाइन रोड है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। सो थर्ड, रफ है, स्मूथ नहीं है, रफ है और साथ में बैंक्ड भी है। अब लेवल नहीं है। देखो पहले क्या था? रफ और लेवल था, स्मूथ और बैंक था। अब रहेगा रफ और बैंक, रफ लेवल, स्मूथ बैंक्ड, अब रफ बैंक्ड, ठीक है। तो रफ बैंक्ड रोड रहेगा।
तो अब ये जो रोड पे गाड़ी जाएगी तो इसमें फ्रिक्शन भी है, इसमें फ्रिक्शन का भी इस्तेमाल है। तो जो गाड़ी जा रही है इसमें फ्रिक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब फ्रिक्शन की अच्छी बात यह है कि गाड़ी अगर नीचे फिसलने लगे, मतलब कम स्पीड पे चलाओगे, गाड़ी नीचे फिसलने लगे तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाता है, और गाड़ी अगर ऊपर जाने लगे, सरकने लगे तो फ्रिक्शन नीचे आ जाता है। ये फ्रिक्शन की बहुत अच्छी बात है। तो अब दोनों ही सिनेरियो में, इन दोनों ही केसेस में, बाय द वे रोड कैसा है, रफ है, तो दोनों ही सिनेरियो में जो स्पीड है वो क्या होगी, यानी कि हम लोग कितनी स्पीड से चला सकते हैं गाड़ी को ताकि गाड़ी यहां वहां ना हिले। तो V मिनिमम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, ये जो म्यू है इसको म्यू एस कहते हैं एक्चुअल में, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जो अगर रोड खुरदुरा है तो रबर का टायर और सीमेंट का रोड, इसके बीच में जो घर्षण है उसका कोएफिशिएंट म्यू कहलाता है। अगर मान लो तुम कांच की कोई चीज लेते हो और नीचे भी कांच की जमीन लेते हो, उस पर चलाते हो, तो म्यू की वैल्यू कम रहेगी। लेकिन ऊपर रखते हो कांच, नीचे रखते हो रबड़, तो चीजें ज्यादा घिसेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों का म्यू डिफरेंट होता है। जो एकदम स्मूथ चीजें होती है उनका म्यू कम होता है, जो एकदम रफ चीजें होती है, खुरदुरी होती हैं, अरे मराठी में अपन कहते हैं ना खड़बड़ी, खड़बड़ी चीजें जो हैं, रफ चीजें जो हैं, खुरदुरी चीजें जो हैं, उसका म्यू बड़ा रहता है। म्यू इज अ वेरी लार्ज, म्यू की वैल्यू बड़ी रहती है। तो ये जो म्यू है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है बच्चा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके मेरे वन शॉट वीडियोस देख लीजिए। वन शॉट वीडियो को मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, बोर्ड्स के वन शॉट वीडियो को, कि वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लिया है वन शॉट में। ठीक है, तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके चेक कर लीजिएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया ये। ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट म्यू एस आर जी, वहां पे अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये आ गया मिनिमम स्पीड, इतनी स्पीड से कम पे नहीं आना है वरना गाड़ी नीचे जाएगी। और फिर वैसी मैक्सिमम स्पीड है, अरे इसको ऐसा याद रखो ना, यहां पर गाड़ी सीधी है तो इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी तुम्हें बचा नहीं रही है, तुम्हें बचा रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला सिर्फ यूज करो, उसमें एंगल कुछ भी नहीं आएगा, म्यू एस आएगा खाली, आर जी म्यू एस। अब यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ रोड है, लेकिन टेढ़ा रोड है, तो ग्रेविटी तुम्हें बचा रही है, तो वहां पे एंगल का यूज करो। एंगल झुक गए ना, झुक गए तुम, तो आर जी tan थीटा। अरे ये आर जी म्यू एस है, वो आर जी tan थीटा है। अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में आसान बना दूं तो मैं इसको उस तरीके से लिख देता हूं, तो अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस। ठीक है, वहां पे आर जी tan थीटा। लेकिन अब रोड झुका हुआ है तो ग्रेविटी भी मदद कर रही है आपकी, नॉर्मल रिएक्शन आपकी मदद कर रहा है, थीटा आपकी मदद कर रहा है, मतलब थीटा भी आएगा। और खुरदुरा रोड है, खुरदुरा टेढ़ा रोड है, खुरदुरा टेढ़ा रोड, खुरदुरा टेढ़ा रोड, तो ग्रेविटी और एंगल दोनों, मतलब यानी फ्रिक्शन और एंगल दोनों आएगा। तो फ्रिक्शन भी आ रहा है, एंगल भी आ रहा है, तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। अरे मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, सिर्फ अगर फ्रिक्शन रहेगा तो ये आएगा, सिर्फ अगर एंगल रहेगा तो वो आएगा, और एंगल और फ्रिक्शन दोनों रहेगा तो ये आएगा, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। और इसका आ जाता है आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें पूर्णतः प्रवेश कर रही हैं। तो जब मैक्सिमम स्पीड निकालोगे तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस, और जब मिनिमम स्पीड निकालोगे तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, नीचे प्लस। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अच्छा, ये स्पीड अगर मान लो आ गई 40 और ये स्पीड आ गई 80, तो इसका मतलब तुम 40 से 80 के बीच में गाड़ी कोई भी स्पीड पे चला सकते हो, 50 भी चला सकते हो, 55 भी चला सकते हो, 65 भी चला सकते हो, 70 भी चला सकते हो, 75 भी चला सकते हो। गाड़ी हिलेगी नहीं, जगह से हिलेगी नहीं। तो इस स्पीड के बीच में गाड़ी जगह पे रहेगी। 40 से नीचे गए तो गाड़ी नीचे स्लिप होगी, 80 से ऊपर गए तो गाड़ी ऊपर स्लिप होगी, क्योंकि इन दोनों ही केस में इससे नीचे या इससे ऊपर फ्रिक्शन तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
फ्रिक्शन तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चलो एनीवे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीईटी में बहुत आते हैं, तो फॉर्मूले को पूरी तरीके से रट लीजिए। तो ये सारी चीजें जो यहां पे लिखी हुई थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके, ये भी वी मिनिमम वी मैक्सिमम। अब बात करते हैं वर्टिकल सर्कल की। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं। तो वर्टिकल सर्कल, ध्यान देंगे सभी लोग, सारे विद्यार्थीगण कृपया यहां पर ध्यान दीजिए। तो ये है हमारा वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इसके बारे में मैंने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में भी बात की है, चाहे तो आप वहां भी कुछ क्वेश्चंस इसके देख सकते हैं। ओके एनीवे, तो जब बंदा यहां होता है तो वो इधर देख के चल रहा होता है, जब यहां होता है तो इधर देख के चल रहा होता है, जब यहां होता है तो इधर देख के चल रहा होता है, और यहां होता है तो नीचे देख के चल रहा होता है। तो इधर ऊपर इधर जाने की जो स्पीड्स होती हैं, मिनिमम स्पीड्स, वो मैं लिख देता हूं मिनिमम स्पीड्स कितनी हैं। तो इसे मैं कह रहा हूं v1, ये होता है अंडर रूट ऑफ 5rg, ये मिनिमम स्पीड है। इतनी स्पीड से अगर तुम नहीं चलोगे ना यहां से, तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तुम पहले ही ऊपर जाके से गिर जाओगे नीचे, समझ गए। पूरा घूम नहीं पाओगे, पूरा घूमना है तो कम से कम यहाँ पे रूट 5rg चाहिए, जो कि कम होते 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 यहां जाके कम से कम इतना रह जाना चाहिए अंडर रूट 3rg, जो कि कम होते होते थे यहां पे जाके फाइनली इतना तो बचना चाहिए कम से कम अंडर रूट 1rg। इससे कम हो गया तो बेसिकली तुम लोग सर्कल कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ये मिनिमम स्पीड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी स्पीड पे चलना है आपको, ये मिनिमम स्पीड है। मान लो ये 10 है तो 10 की स्पीड पे तो चलना ही है। अगर 12-11 पे चलोगे, 15 पे चलोगे तो और अच्छी बात है। अरे 10 है, 10 से 9 कर दिया तुमने, 8 कर दिया, तो फिर गिर जाओगे, बीच में गिर जाओगे, समझ गए। ओके, अब नीचे और ऊपर की जो स्पीड होती है ना, तो वी बॉटम स्क्वायर और वी टॉप स्क्वायर, इनके बीच में जो फर्क होता है 4rg का होता है। किसका होता है? 4rg। वी बॉटम स्क्वायर माइनस वी टॉप स्क्वायर इज 4rg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो, बहुत ही काम आता है। सो बॉटम और टॉप की स्पीड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर्स ऑफ बॉटम एंड टॉप स्पीड्स, उसका जो फर्क है वो 4rg के बराबर होता है, 4rg, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिसन, ये सेंटर है, ये धागा और ये पत्थर। तो ये सेंटर है, मतलब तुम्हारी उंगली है मान लो, और ये धागा बंधा हुआ तुम्हारी उंगली पे और ये पत्थर है। तो तुम इस पत्थर को ऐसे उछाल रहे हो, पत्थर को उछाल रहे हो, तो तुम्हें मालूम है कि जब पत्थर नीचे जाता है तो हैवी फील होता है, ऊपर जाता है तो लाइट फील होता है। नीचे हैवी, ऊपर लाइट। अब ये नीचे भारी, ऊपर हल्का, तो ऊपर का जो खिंचाव है, टेंशन है, वो अलग है और नीचे का खिंचाव अलग है। तो टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप की वैल्यू 6 mg आती है। ये भी एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बॉटम पे जो टेंशन है ज्यादा रहता है, टॉप पे कम रहता है, और उसमें 6 mg का फर्क होता है, 6 mg का डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चा। सब लोग याद कर लेंगे? अरे हाँ के नारे बाबा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल सर्कल में और क्या क्या बातें याद रखने लायक है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फॉलोड। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, ठीक है। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फॉलोड। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये एरो खूबसूरत नहीं दिख रहा है, एरो खूबसूरत बनाता हूं। अब ठीक दिख रहा है, ओके। अरे बराबर है ना भाई कि नहीं? अब ठीक है, चलो ठीक है यार, ओके फाइन। तो बेसिकली ये था वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो धागा है, अगर धागे की जगह रॉड रहती तो ये स्ट्रिंग है। वर्टिकल सर्कल, यहां पे हम लोग वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे थे, तो ये पहला केस है जिसमें हम लोग ने लिया है स्ट्रिंग। लेकिन अगर मान लो हम स्ट्रिंग ना लेते, धागा ना लेते, बल्कि लेते रॉड, रॉड मतलब
जो हमारा ये सर्कल है, इसमें स्ट्रिंग नहीं घूम रही, बल्कि क्या घूम रही है, रॉड घूम रही है। तो ये सेंटर से यहां पे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड बन गया कि रॉडा बन गया यार, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। ये सेंटर है, यहां पे रॉड लगी है और ये रॉड चक्कर काट रही है, तो रॉड चक्कर काट रही है। तो उस केस में आपके पास जो स्पीड्स आती हैं वो कैसी रहती हैं, ध्यान से देखिए। यहां की स्पीड, यहां की स्पीड और यहां की मिनिमम स्पीड कैसी कैसी आती हैं। यहां रहता है √4 rg, तो वहां 5 था, यहां पे 4 है। यहां पर है √2 rg मिनिमम स्पीड है, और यहां पे मिनिमम स्पीड 0। यानी कि अगर रॉड घूमते 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 जाके अगर उसकी स्पीड वहां खत्म भी हो गई, तो भी ये रॉड है, धागा नहीं है कि जो पत्थर नीचे गिर जाएगा। अबे रॉड तो गिर के कंप्लीट कर ही लेगी ना सर्कुलर मोशन। तो ये रॉड को अगर मैंने उछाल दिया तो रॉड की स्पीड कम होते 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 अगर कम मतलब 0 भी हो गई तो भी रॉड गिर जाएगी, ठीक है। तो सर्कल तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो रॉड के केस में वहां 0 स्पीड चलेगी टॉप पर, लेकिन धागे के केस में टॉप पर 0 स्पीड नहीं चलेगी। ये बात को याद रखना, ठीक है। ओके फाइन। तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये जो भी इस फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है वो सारी चीजें डिटेल में मैंने यहां आपको बता दी है। अब बात करते हैं मौत के कुएं की। सो वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत के कुएं की बात कर रहे हैं। सो जो वेल ऑफ डेथ है, मौत का कुआं है, मौत के कुएं की शक्ल कैसी रहती है, मौत का कुआं दिखता कैसा है। तो मैं मौत का कुआं बनाने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। सो ये है अपना मौत का कुआं। क्या है भाई, कॉपी होगा, क्लोन, हाँ हो गया, परफेक्ट। तो ये हम बना रहे हैं मौत का कुआं। सभी लोग ध्यान दीजिए, मौत का कुआं एक सिलेंडर के रूप का होता है, सिलेंडर के शेप का होता है। इसमें गाड़ी जूम 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 करके ऊपर जाती है, आपने देखा रहेगा। जो भी मेले में गया है उसने इसे देखा होगा। अब यहां पर हमारे पास है एक गाड़ी, मान लो ये गाड़ी है जो कि ऐसे करके चल रही है, ठीक है। गाड़ी ऐसे चल रही है, गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म कर रही है गाड़ी, तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस पे हम ना जाते हुए, क्योंकि ये सब थियरी में हो चुका है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां पर जो मिनिमम स्पीड है जिससे आपको चलना है, वो स्पीड है √rg/μs। अगर इस स्पीड से कम स्पीड आपकी हुई तो गाड़ी नीचे गिर सकती है स्लिप करके, ठीक है। तो मौत के कुएं के अंदर याद रखना कि v मिनिमम शुड बी दिस मच। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? √rg/μs, ये v मिनिमम है। वैसी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मौत का गोला, स्फीयर ऑफ डेथ। तो मौत का गोला, तो जो मौत का गोला है इसकी शक्ल होती है कैसी, ये दिखता है ऐसा। ये मौत का गोला है, इस तरीके से दिखता है। और रुको थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं अच्छे से। तो ये है मौत का गोला, ठीक है। अरे खूबसूरत सर्कल बना दिया यार मैंने। इसके ऊपर आप बाइक चला रहे हैं, तो लेट्स से कि ये आपकी बाइक है, तो ये आपकी बाइक है। अब बाइक को चला के ले जा रहे हैं, तो टॉप पोजीशन पे जब आप पहुंचेंगे तो आपकी स्पीड जो है Vmax एट टॉप लोकेशन, ये कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो Vmax है √1 rg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पीड 1 rg से ज्यादा हुई, √1 rg से ज्यादा, तो ये चीज स्लिप होके गिर जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन इसे पकड़ नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो Vmax √1 rg है। तो टॉप पे पहुंचने के बाद इससे ज्यादा स्पीड कभी नहीं होना चाहिए, 1 rg से ज्यादा। समझ रहे हैं सभी लोग? ओके।
स्फीयर ऑफ डेथ में बाहर जब चल रहे हैं ना तो आधा गोला ही घूम सकते हैं, ठीक है, आधा गोला ही घूम सकते हैं। अगर अंदर चल रहे होते पूरा गोला भी घूम सकते हैं, पूरी बाइक टेढ़ी मेढ़ी करके आप अंदर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स इसकी इजाजत आपको देता है, फिजिक्स आपको इसकी अनुमति देता है। तो आप अगर इस चीज के अंदर हैं तो आप पूरा चक्कर काट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इस पर बिल्कुल सेम वही लॉज अप्लाई होंगे जो धागे पे हुए थे। तो यहां पे आपकी स्पीड मिनिमम रूट 5 rg होना चाहिए, यहां पे रूट 3 rg होना चाहिए, और यहां पे मिनिमम स्पीड होना चाहिए रूट 1 rg। तो सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे, टेंशन मत लो। तो मौत का गोले के अंदर घूमोगे तो पूरा घूम सकते हो, गिरोगे नहीं, इसमें आधा ही घूम सकते हो। पूरा बनाओगे तो नीचे गिर जाओगे, पॉसिबल नहीं, ठीक है। ओके, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप लोगों को यह बात तो पता ही है ना, लूप द लूप, लूप द लूप होता है ना। अरे बाबा, जैसे कि एक रास्ता होता है, यहां पे आपकी ट्रेन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अचानक में गोल घूम जाती है, फिर ऐसे जाती है। ये जो लूप द लूप होता है, लूप द लूप, जिसमें आप लोग रोलर कोस्टर राइड करते हो, रोलर कोस्टर राइड, तो इसके अंदर एक बात आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोगों को जो ऊपर से सपोर्ट पहनाया जाता है, बांधा जाता है कि भाई इसको पहन के रखो, ट्रेन आपकी ऊपर नीचे जाएगी, गोल गोल घूमेगी तो आप बचे रहोगे। गलत है, झूठ है, बकवास है। वो आपकी सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए है। अगर आप अगली बार इमेजिका जाओगे या जो भी थीम पार्क है, एसएल वर्ल्ड, वैसे एसएल वर्ल्ड तो बेचारा बंद हो रहा है, हमारे बचपन की यादें जा रही हैं। ऐसे कोई भी थीम पार्क जाओगे, वहां पर आप झूले पे झूलोगे, इसमें जाओगे, तो उनको बोलना कि मुझे प्रोफेसर भैया ने फिजिक्स पढ़ाया है, मैंने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा है, मुझे इस सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे इस सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो और ट्रेन में बिंदास बैठिए बिना कोई सपोर्ट के और गोल गोल घूमते रहिए। आप गिरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। वो आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लगाए बिना आधे से ज्यादा लोग राइड में जाएंगे नहीं, बोलेंगे अरे भाई ये राइड उल्टी होती है, कभी मैं गिर गया तो। अरे आप जिंदगी में नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। कोई है आप में से जो कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बता सकता है कि आप क्यों नहीं गिरेंगे? लेकिन एक शर्त है, ट्विस्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, यहां की स्पीड गलती से भी रूट 5 rg के नीचे नहीं होना चाहिए यहां की, और यहां की स्पीड रूट 1 rg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डरो मत, इंजीनियर्स बहुत समझदार होते हैं। जो इंजीनियर से बनाते हैं ना, पूरा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। इंजीनियर्स बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं। तो इंजीनियर जब ये बनाते हैं ना, तो यहाँ पे स्पीड रूट 5 rg से बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी मालूम है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है कि भैया फ्रिक्शन भी तो स्पीड घटाएगा, सिर्फ ग्रेविटी स्पीड कम नहीं करेगी। रूट 5 rg का रूट 3 rg, रूट 1 rg वो तो ग्रेविटी करती है, अबे फ्रिक्शन और स्पीड कम करेगा। तो ये स्पीड उन लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, तो इसलिए इसको इतना ऊंचा बनाते हैं कि जब यहां से ट्रेन गिरे तो उसके पास स्पीड इतनी भयानक हो, रूट 5 rg से इतनी ज्यादा हो कि लूप कंप्लीट हो जाए। अगर ये लूप इससे ऊंचा हो गया तो सब लोग खत्म। LIC कंपनी, मतलब LIC वालों का, इंश्योरेंस वालों का, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये लूप इससे ऊंची हो गई और यहां से आप गिरे तो खत्म, कहानी खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो ये नीचा रहता है। चलो एनीवे ये सब डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आपको सारी चीजें आई होप के समझ में आ रही है, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। अब आते हैं कोनिकल पेंडुलम पे। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, आइए समझने की चेष्टा करते हैं। व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? सो कोनिकल पेंडुलम बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर्स का। तो कोनिकल पेंडुलम जो होता है उसकी शक्ल कैसी होती है? तो कोनिकल पेंडुलम की कहानी कुछ ऐसी है कि यह है ऊपर की दीवार, इस पे लटक रहा है एक धागा,
ठीक है। अच्छा, धागे को टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे लगा देते हैं एक बॉल। तो यहां पे लगा दिया एक बॉल। अब सुनिए कि अगर मैंने यहां बॉल लगाया और इसको मैं साइड में लेके गया और छोड़ दिया तो ये तो ऐसे हिलेगा, घंटा बन जाएगा ये। तो इसे तो हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर मैं इसे यहां से साइड में ले जाकर छोड़ू नहीं बल्कि धक्का मार दू, धक्का, तो ये फिर ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। सो दिस इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसे? कोनिकल पेंडुलम। बिकॉज अरे बन क्या रहा है, कोन बन रहा है ना भाई, तो कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम है। समझ में आ रहा है बेटा? करते कि नहीं अरे सगळ्यांना? तो यहां से कोनिकल पेंडुलम आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, राइट। तो बॉब जो है, इसका जो ये बॉल है वो सर्कल में घूम रहा है और जो धागा है वो कोन बना रहा है। तो बॉब सर्कल में घूम रहा है और धागा कोन बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं आर। इसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम की लंबाई एल और इसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम की हाइट एच, ठीक है। तो एक कोनिकल पेंडुलम है जो कि एक दीवार पे लटक रहा है और गोल गोल घूम रहा है। अब ये जो एंगल है थीटा, इसे हम कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल का नाम है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इसे कहा जाता है। सो दिस इज नथिंग बट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। अच्छा, अब ये जो स्पीड से गोल घूम रहा है उसे कहते हैं v, और वो v का फॉर्मूला क्या होता है? सो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। और जो ये घूम रहा है तो कितना टाइम लगा रहा है एक बार घूमने में? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी, या फिर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। या तो हाइट ले लो या एल कॉस थीटा ले लो, ठीक है, दोनों भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, इससे पहले कि ये सारी चीजें मिट के गायब हो जाएं, मैं क्या करता हूं ना, इसको सेव कर लेता हूं। सेव करने से क्या होगा कि हमारे दिल को जरा शांति रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, ये सेव्ड रहेगा। सो रोटेशनल है ना, डायनामिक्स। ओके, तो ये हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट सेव, क्योंकि ये चीज अपलोड भी तो करना है भाई, ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी तो करना है, राइट। तो कोनिकल पेंडुलम आप सभी के मस्तिष्क में घुसा, हाँ के ना? तो डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कोनिकल पेंडुलम हमारे समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। खास करके किसकी बात करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ लेते हैं कि आखिर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार ये स्लाइड का कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, चेंज कर दूं क्या? लेट्स टेक समथिंग एल्स, लेट्स गो फॉर दिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तकलीफ दे रहा है यार ये पेज, तो ये स्लाइड हटा देता हूं, वाहियात स्लाइड है, ये ट्राई करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सुनिए, कोई चीज को कितना मुश्किल है शुरू करना, घुमाना शुरू करना, या अगर वो ऑलरेडी घूम रहा है तो उसे रोकना, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा तो उसे घुमाना मुश्किल है, और अगर
कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा तो घुमाना आसान है। और वैसे ही अगर वो घूम रहा था तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसे रोकना मुश्किल है। और अगर वो धीरे धीरे घूम रहा है, सॉरी धीरे धीरे घूम रहा बोल रहा हूं, अगर वो हल्का है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम है तो उसे रोकना आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो चलाना भी मुश्किल, रोकना भी मुश्किल। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो घुमाना या ना चलाना जो भी कह रहे हैं वो आसान और रोकना भी आसान। समझ गए? अबे अकल के पुतलो, एक बहुत ही बड़ा भारी दरवाजा है तो भैया उसे घुमाना मुश्किल है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन छोटू सा दरवाजा है, हल्का सा दरवाजा है, प्लास्टिक का दरवाजा है या एल्यूमिनियम की फ्रेम का दरवाजा है तो भैया उसे चलाना आसान है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उसे चलाना मुश्किल है, रुकाना भी मुश्किल है। तो अगर पहाड़ पे से पत्थर गिर रहा है, उसका बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसे रोकना भी मुश्किल है, उसे आप रोक भी नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है, ओके, एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आप बस समझ लीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है क्योंकि थियरी लेक्चर नहीं है ना बेटा। थियरी लेक्चर में और डिटेल बात कर सकते थे। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है इन जनरल वो ये होता है कि कोई तो कांस्टेंट एक नंबर होता है इधर और mr² टाइप का कुछ होता है, मास और सम रेडियस या डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि अगर मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो सुनिए ध्यान से। सो अगर मैंने रॉड लिया, अगर मैं एक रॉड ले लेता हूं, अगर मैं एक रॉड ले लेता हूं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको जब घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आ जाता है, ये I1 बोल रहा हूं, हाँ, ये हो जाता है ml² / 12। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नंबर आ गया 1/12, फिर मास आ गया और कोई तो डिस्टेंस या लेंथ आ गया, जहां पे L क्या है, इसकी लंबाई। ये हो गया एक। दूसरी बात ये होती है कि अगर यहां रख के आपने रॉड को घुमाया तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, वो बन जाता है 1/3 ml²। अरे इस कलम को, ये कलम भी एक रॉड है ना, इसे अगर बीच में से पकड़ के घुमाऊंगा तो 1/12 ml², लेकिन अगर इसे यहां से पकड़ के घुमाऊंगा तो 1/3 ml²। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया रॉड का। अब आ जाते हैं दूसरे पे, रॉड का हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टोन पे, स्टोन या पॉइंट मास, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा पत्थर ले लेते हैं, उसको गोल घुमाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? अगर हम छोटे से पत्थर को घुमाते हैं तो मान लो ये हमारी एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं और यहां पर पत्थर है जिसको धागा बांध के घुमा रहे हैं और पत्थर ऐसे गोल घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बहुत ही सिंपल है, इट इज mr², जहां पे r ये दूरी का नाम है, ठीक है, और m इसका मास है। ये हो गया स्टोन या पॉइंट मास। बल्कि एक ट्रिक तो ये है कि अगर आपने रिंग लिया, रिंग, या आपने हॉलो सिलेंडर भी लिया, हॉलो सिलेंडर, तो आप चाहे रिंग ले लो चाहे हॉलो सिलेंडर ले लो, यानी कि रिंग बोले तो ऐसी चीज एकदम पतली सी रिंग है, तो आप चाहे ये ले लो चाहे आप हॉलो सिलेंडर ले लो, एक खोखला सा खाली सा सिलेंडर, खोखला है ये, इट इज एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। तो ये जो खोखला सिलेंडर है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आता है, सेम आता है। सो इट इज गोइंग टू बी I इक्वल्स टू वॉट, mr²। इसका भी आएगा I इक्वल्स टू mr², जहां पे r क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब यहां पे रिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो रिंग के बारे में मैं कुछ और बताऊंगा। सो रिंग के 4 मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4। अगर ये मैंने रिंग लिया
और रिंग को अगर इधर घुमाया तो ये जो आता है I1 ये होता है mr²। अगर मैंने यहां पे रख के इसे घुमाया ये आता है I2 और ये होता है 2mr²। और अगर मैंने इसे ऐसा लिटा दिया है ना, इसका जो डायमीटर था, रिंग का एक डायमीटर होगा ना बीच में, तो डायमीटर से एक डंडी निकाल दिया, तो अगर इसे मैं घुमाता हूं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ½ mr²। और अगर मैं इसे साइड में ले आता हूं, इधर टच कर देता हूं, जस्ट साइड में टच कर देता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। करेक्ट। तो ऐसे करके पहले बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं कि अरेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो रिंग के जो 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू किसकी है? I2 की वैल्यू, I2 सबसे ज्यादा है। सो I2 बड़ा है, उससे छोटा है I4, उससे छोटा है I1 और उससे छोटा है I3। कैसे बेटा? बच्चा ये क्या लिखा हुआ है? 2mr² लिखा है ना, 2 ये क्या लिखा हुआ है? 3/2। 3/2 बोले तो 1.5, 1.5, तो 2 से कम होता है ना, तो पहले I2 आएगा फिर I4 आएगा। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? 1mr²। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1mr²। तो 2, 1.5, 1 और ये कितना है? आधा, तो सबसे लास्ट में ही आएगा। समझ गए? तो ऐसे करके भी चीजें आती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, बात करते हैं डिस्क की। डिस्क, तो बात चल रही है डिस्क की। तो डिस्क के भी 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क क्या होता है बे? डिस्क बोले तो पूरा भरा हुआ है, अरे रिंग बोले तो खाली था रे बच्चा। इसमें डिस्क में पूरा भरा होता है ना। अरे प्लेट, 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 समझ रहे हो? एक प्लेट है वो डिस्क है ना, या डिस्क, सीडी डिस्क, ठीक है। तो ये डिस्क है। तो डिस्क के 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से? तो काले कलर से बनाता हूं, शायद अच्छा बनेगा। एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा होगा डायमीटर वाला, चौथा होगा ये वाला टेंजेंट वाला। सो टेंजेंट इन द प्लेन। सो I1, I2, I3, I4। तो जो डिस्क रहती है उसका शुरू ही छोटी वैल्यू से होता है। यह रहता है ½ mr², यह रहता है 3/2 mr², यह रहता है 1/4 mr², और ये रहता है 5/4 mr²। लेकिन कहानी यहां पे भी वही है कि सबसे बड़ा जो वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू वो किसकी है? ये वाली I2 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में I4 है, फिर बाद में I1 है, फिर बाद में I3 है। ठीक है, वही कहानी सेम है। ठीक है, ओके। एनीवे आई होप के सभी को समझ में आ चुका है। ये हो गया डिस्क। अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल एक एन्युलर रिंग। वैसे ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, लेकिन सबको हम रट्टा नहीं मार सकते, बहुत मुश्किल है सबका याद रखना। सो एन्युलर रिंग देख लेते हैं। बोले तो डिस्क में से इतना पार्ट काट के निकाल दिया। ये जो डिस्क है इसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया, तो ना तो ये डिस्क है ना तो ये रिंग है। अरे भैया, रिंग कैसी थी? रिंग एकदम पतली सी रहती है, बीच में पूरा खाली रहता है। और डिस्क कैसी रहती है कि पूरा भरा हुआ रहता है, ये थोड़ा खाली थोड़ा भरा हुआ। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 1/2 mr² प्लस r², जहां पर ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो इस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। समझ गए? ½ mr² प्लस r²। गॉट द पॉइंट? ये हो गया एन्युलर रिंग। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबका तो नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक आध हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है, एक दो वो बता देता हूं। तो जैसे कि अगर आपने रॉड नहीं लिया बल्कि डिस्क लिया, डिस्क, और डिस्क नहीं सॉरी प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। क्या लिया? रेक्टेंगुलर प्लेट।
अरे भैया रॉड की सिर्फ लंबाई होती है। अरे भैया रॉड की सिर्फ लेंथ होती है ना, रॉड के पास सिर्फ लंबाई होती है। अरे बहुत ही थिन रॉड है। अरे बाबा तुम लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अरे इट्स अ वेरी थिन रॉड, इट्स अ वेरी वेरी थिन रॉड। सो रॉड बहुत ही पतली है यार, ठीक है। तो रॉड की सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन ये जो प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसके पास लंबाई चौड़ाई सब है। तो इसके पास न केवल लेंथ है, इसके पास ब्रेड्थ भी है। और फिर जब मैं इसे घुमाऊंगा, जब मैं इसे घुमाऊंगा, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट। सो रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। तो इसे घुमाऊंगा तो इसका आता है 1/12 m एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां पे रॉड में सिर्फ लंबाई थी तो इसलिए एल स्क्वायर ही आया था, खाली क्या आया था? 1/12 एम एल स्क्वायर। लेकिन यहां क्या आ गया? 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर इसकी ऊंचाई बढ़ भी जाए ना, ये ऐसा प्लेट के बजाय रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हाइट इररिलेवेंट है, ये हाइट का कोई यूज नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा, चाहे रिंग थी, चाहे उसकी हाइट बढ़ गई थी रिंग के, अरे रिंग के नीचे पूरा सिलेंडर बना दिया था, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, सेम आएगा। वैसे डिस्क का भी देख लो, डिस्क ले लो, चाहे सॉलिड सिलेंडर ले लो, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का भी एकदम सेम है। तो ये डिस्क है, डिस्क नहीं, अब ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। इट इज हाफ एम आर स्क्वायर। समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर प्लेट हो, चाहे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हो, रेक्टेंगुलर क्या नाम है इसका? पैरेललोपाइप्ड, आंसर वही आएगा। सो कितना आंसर आएगा? 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट आएगी ही नहीं, हाइट का यूज ही नहीं है यहां पे, समझ रहे हैं? हाइट नहीं आएगी। सो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, गॉट द पॉइंट? ओके, ये हो गया। एक दो चीज और, एक हो गया हॉलो स्फीयर और एक होगा सॉलिड स्फीयर। सो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। कोई भी बच्चा बोर होने की कोशिश नहीं करेगा, सब लोग बहुत ही ध्यान से सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? सो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की शक्ल और हॉलो स्फीयर की शक्ल कैसी होती है? ये होता है हॉलो स्फीयर, तो एक गोला है लेकिन अंदर से खोखला है। तो एक गोला तो है या खोखला है? नहीं, मतलब अंदर से खोखला भी है। अरे रबड़ बॉल यार, रबड़ी बॉल बोलते थे ना तुम लोग, रबड़ी बॉल, एग्जाम्पल रबर बॉल या टेनिस बॉल, याद है? बचपन में खेलते थे क्रिकेट इससे। और सॉलिड स्फीयर बोले तो ये भरा हुआ रहेगा, ये थोड़ा चमक रहा है, शाइन कर रहा है। अगर तुम लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा 3D बनाता हूं। देखो अब कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा गोला बॉल है, ये स्फीयर है, ये गोला है, ये भी स्फीयर है। डिस्क विस्क से कंफ्यूज मत हो जाना। सो वो भी बॉल है, क्रिकेट बॉल, ये भी टेनिस बॉल है, ठीक है? ओके, एनीवे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? तो इसके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, इसके भी दो हैं। तो ये रहता है, ये वाला 2/3 एम आर स्क्वायर, और ये रहता है 5/3 एम आर स्क्वायर। ये रहता है 2/5 एम आर स्क्वायर,
और ये रहता है 2/5, सॉरी 2/5 बोल रहा हूं, 7/5 mr²। समझ गए बेटा? 7/5 mr²। परफेक्ट। ये हो गया हॉलो स्फीयर, वो हो गया सॉलिड स्फीयर। आगे बढ़े। अरे और भी बहुत चीजें, तो यहां पर वो सारी चीजें दे दी गई हैं, आप लोग आराम से देखना, ठीक है? ओके, सब लोग ध्यान से देखेंगे ये सब चीजों को। ये सब एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं। अरे ये क्या है, कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्या चीज है? अरे बहुत ही बचकाना है यार। इसमें सिलेंडर को लिटा दिया गया, सिलेंडर को लिटा दिया गया, और लिटा के सिलेंडर को अगर गोल घुमाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आता है। अच्छा, अब ये वाला क्या है फिर? तो ये वाले में लेटा हुआ सिलेंडर तो है, लेकिन यहां से घुमा रहे हैं, समझ रहे? तो ऐसा एक्सिस ले लेंगे, बीच में से घुमाएंगे, और फिर वहां पे वैसा एक्सिस ले लेंगे लास्ट में, और फिर घुमाएंगे, ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूले हैं, और बाकी ये तो आपको मालूम ही है, अभी तो बताया था। ऐसा घुमाएंगे, समझ गए? सो इस तरीके से घुमाएंगे। ओके, अब ये तो सॉलिड स्फीयर का हो गया 2/5 7/5, है ना? और क्या है? अच्छा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है? अच्छा, स्टार्टिंग में और भी मैंने फॉर्मूले दिए हैं ना, जैसे कि यहां पर टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ये सब दिया था। हाँ, ये है ना, पी इक्वल्स टू एम बी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। हाँ है। मुझे भी टेंशन होती है कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया एक आध फॉर्मूला देना आपको, क्योंकि कई बार कोई चीजें मिस हो जाती है ना टीचर से भी बेटा। ओके, ठीक है, तब तक की कहानी तो अच्छी चल रही है, आगे बढ़ते हैं। सो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है? ओके, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग उधर ही ऐड कर देते हैं, इधर ही ऐड कर देते हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं पावर का फॉर्मूला। सो पावर इज P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक्चुअल में वेक्टर में लिखेंगे तो F.V आता है, F.V। और यहां पे जो आता है पावर, मतलब एंगुलर पावर, वो आएगा आपका टॉर्क इंटू ओमेगा। अरे एकदम बचकान है, फोर्स वहां पे टॉर्क, यहां पे V, वहां पे ओमेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसने मतलब मेरे बताए हुए चीजों को, सिद्धांतों को समझ लिया, वो तो फिर हर चीज में मॉडिफिकेशन तो कर ही सकता है ना बाद में। ओके, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और कुछ ऐड करना है? टॉर्क का मैंने लिखा था ना dL/dt, फोर्स का लिखा था dP/dt, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। चलो न्यूमेरिकल से, सॉरी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, वरना बहुत सारे बच्चे एकदम बोर हो जाएंगे, सर क्या यार अभी कुछ तो सॉल्व तो करवाओ, कितने फॉर्मूले बताओगे यार, एक ही चैप्टर में इतने फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे? बेटा याद रहेंगे, और याद रखना पड़ेंगे, सिर्फ 2 महीना। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाओ, भूल जाना सब कुछ, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, कोई जरूरत नहीं है सब फालतू चीजें याद रखने की। मतलब फालतू नहीं है, पढ़ाई कभी फालतू नहीं होती है। फालतू बोले तो मतलब ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली यूज नहीं होंगी इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग पूरा अप्लाइड फिजिक्स है, कंप्लीटली अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है? चलिए एनीवे, बट बहुत सारी चीजें इसमें से काम आ भी सकती हैं और आएंगी ही। ओके, अब पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लिख लेते हैं हम लोग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आप आराम से देखते रहना बाद में, ठीक है? ओके, रुकिए। तो अब व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक पत्थर है, इसको आप गोल घुमा रहे हो, और अगर आपको इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका जो मेन सेंटर ऑफ मास, वहां से अगर आप घुमा रहे हो, और उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर पता है, तो आप अगर इसे यहां से भी घुमाते हो पैरेलल एक्सिस,
इसकी वो पैरेलल एक्सिस है ना, ये तो अपने नॉर्मल सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है, वो पैरेलल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस से जब घुमाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाने का तरीका है IP इज IC, मतलब ये तो रहेगा ही, प्लस इस बॉडी का पूरा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, h उसका स्क्वायर, बस। तो IC प्लस MH स्क्वायर, समझ गए? IC प्लस MH स्क्वायर, IC प्लस MH स्क्वायर, यहां पे ये क्या चीज है? H है। ओके, तो IP इज IC प्लस MH स्क्वायर। वैसे ही आता है अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास एक लेट से पतली सी रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर नहीं रहे, इरेगुलर शीट है, पतली सी इरेगुलर शीट है, और अगर आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कौन सा वाला? ये वाला, इसको बोलते हैं Z वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी, ये पता नहीं है, ये पता करना है। आपको पता है X वाला और Y वाला, तो आपको X और Y वाला मालूम है, X वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको मालूम है, समझ रहे हो? तो अगर आपको X और Y वाला मालूम है तो Z वाला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे? अरे X वाला और Y वाला मालूम है तो Z वाला कैसा रहता है? बहुत ही सिंपल है, IZ इज IX प्लस IY, खत्म हो गया, इट्स डैम इजी। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी मेरी बातों को? आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर। सो IP रहता है IC प्लस MH स्क्वायर के बराबर और IZ रहता है IX और IY के बराबर, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग मोशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन, ध्यान से सुनिए। तो मान लो कि यहां पर आपने एक ऐसा रैंप बनाया और इसके ऊपर अगर कोई चीज रख दी और वो चीज रोल होते होते नीचे आ रही है, ये चीज ऐसा घूमते 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 नीचे जा रही है अगर, तो फिर नीचे उसकी स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड का फॉर्मूला है 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। k क्या है अभी बताऊंगा, डोंट वरी। h तो ये वाली हाइट है और थीटा ये एंगल है, थीटा भी तो काम आएगा। ये तो स्पीड हो गई और एक्सीलरेशन जो उस पर काम कर रहा है वो है g साइन थीटा अपॉन, तो ये वही वाला थीटा है यहां वाला, तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं? और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसे समझिए, रोलिंग में क्या अंतर है बाकी दो मोशन से, लीनियर और रोटेशनल से, वो कैसे अलग है? रोलिंग मतलब होता है लीनियर प्लस रोटेशनल। लीनियर का बाय द वे एक और नाम है ट्रांसलेशनल। सो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दो मोशन होते हैं। बोले तो अगर मान लो कि एक रोड है, रोड पे पहिया अगर एक ही जगह पे घूमता रहे तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। अगर कोई चीज सीधी सीधी चलती रहे तो ये लीनियर मोशन हो गया। लेकिन अगर दोनों हो, यानी कि पहिया घूमे भी और आगे भी बढ़े, जो कि होता ही हमेशा, पहिया आगे भी बढ़ता है और गोल भी घूमता है, तो उसे कहते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग तो पहिया रोल करता है, पहिया रोल करता है, ये बात याद रखना। सो पहिया आगे भी बढ़ता है, गोल भी घूमता है। अबे आगे भी बढ़ता है, गोल भी घूमता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसे कहते हैं रोलिंग। तो उसका ये सब फॉर्मूला है। जहां पे के क्या है, अब ये के क्या चीज है, तो के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज के। के होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अभी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये क्या चीज है, कैसे निकालते हैं वो समझ लो।
तो लिसन, क्या करना होता है कि आपको कुछ भी दिया हो, मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको दे दी है mr², तो खाली उसको इक्वल टू mk² कर देने का। ये आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ रिंग। तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ वेरियस या डिफरेंट बॉडीज। सो अलग अलग बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अगर हम निकालने को जाएं तो ऐसे निकलता है। तो ये रिंग का हो गया, रिंग। चलो डिस्क का तुम बताओ। हमें बहुत ही बचकाना है, हाफ mr² इक्वल्स टू mk² कर देने का, बस mm कैंसल, k की वैल्यू r/√2। कैसे? अरे भैया k² है, इसका रूट लो तो k बन जाएगा, इसका रूट लो r बन जाएगा, इसका रूट लो √2 बन जाएगा। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, बराबर है। अब सॉलिड स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर। सो 2/5 mr² इज mk²। mm कैंसल, k इक्वल्स टू √2/5 r। दैट्स इट। अरे ऐसे करके किसी भी चीज का, अबे कुछ भी दिया रहे उसको इक्वल टू mk² कर दो, इक्वल टू mk², वहां से k की वैल्यू निकालो, वही रेडियस ऑफ जायरेशन। अरे बहुत ही बचकाना है रे बाबा। अगर समझना है डिटेल में कि रेडियस ऑफ जायरेशन का असली मतलब क्या है तो भैया आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। इस लेक्चर में अगर मैं ये सारी चीजें सिखाने लगूंगा तो पता चला 3-4 घंटे का सिर्फ और सिर्फ थियरी चल रहा है और फिर इग्नोर हो गए सारे के सारे एमसीक्यूज। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज मेरे वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही मस्त वीडियोस है, आपको मजा आ जाएगा, गारंटीड मजा आएगा, गारंटीड, ठीक है। देखिए प्लीज। चलो अब यार बस बहुत हुआ यार, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है। चलो आगे आ जाते हैं। सो एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है विच इज 9.8 अपॉन पाई², 9.8 अपॉन पाई²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी है। तो ध्यान से देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू दी है ये आई की वैल्यू दी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रोटेट कर रहा है 600 आरपीएम पे, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 600 आरपीएम। ओके, आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो 600 रोटेशंस पर मिनट बन जाता है 600/60 रोटेशंस पर सेकेंड, यानी कि कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी का असली यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम है, उसको आरपीएस में कन्वर्ट करो, रोटेशंस पर सेकंड में। अबे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, इसलिए 60 से डिवाइड किया। 1 मिनट में बच्चा 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड किया, ठीक है। अबे 600 रोटेशन मिनट में कर रहा है तो सेकंड में तो कम करेगा ना। मिनट में 600 बार घूम रहा है तो सेकंड में ज्यादा बार घूमेगा क्या? कम बार घूमेगा ना, इसलिए 60 से डिवाइड किया कि 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा है। तो 1 सेकंड में 10 बार, 2 सेकंड में 20 बार, 3 सेकंड में 30 बार, करते 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 60 सेकंड में 600 बार घूमेगा। समझ रहे हो? तो 600 बार रोटेशन हो रहा है पर मिनट, तो 10 बार रोटेशन हो रहा है पर सेकेंड। समझ गए? ओके, एनीवे, तो शुरू में ये फ्रीक्वेंसी ऐसे मैं लिख देता हूं एफ इनिशियल, और बाद में फ्रीक्वेंसी बदल गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो फ्रीक्वेंसी फाइनल हो गई है 300 आरपीएम, यानी कि 300/60 आरपीएस, यानी कि कैंसल करके आ जाएगा 5 हर्ट्ज। तो ये हो गया फाइनल फ्रीक्वेंसी। लोग पूछ रहे हैं कि वर्क डन कितना है। सो इनको चाहिए वर्क डन, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, क्योंकि सिर्फ चेंज चाहिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं मॉड लगा दे रहा हूं। प्लस माइनस, अरे खाली वैल्यू चाहिए रे बाबा, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो अब सुनो जरा ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी, अरे चीजें गोल घूम रही है रे बाबा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? गोल घूमने वाली चीजों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बच्चा? गोल घूमने वाली चीजों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? सो रहती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, माइनस
हाफ आई ओमेगा इनिशियल वाले का स्क्वायर। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक ही रहेगा ना, डिस्क है ना, एक ही चीज है ना। फ्रीक्वेंसी में फर्क है, एंगुलर स्पीड में फर्क है, एंगुलर वेलोसिटी में फर्क है, ठीक है। अब ये जो ओमेगा रहता है इसका फ्रीक्वेंसी से क्या रिश्ता है? तो बट मैं यहां लिख दे रहा हूं उसका रिश्ता, ओमेगा इज 2 पाई एफ। समझ गए? तो फाइनल रहेगा तो फाइनल वाला यूज करना, इनिशियल रहेगा तो इनिशियल वाली फ्रीक्वेंसी यूज करना। तो अब ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखेंगे। सो यहां पे आ जाएगा वर्क डन इज हाफ, आई बाहर आ गया, 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 पाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब ये हो गया हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इन लोगों ने दी है 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर। यहां पर 2 पाई का कह रहे बाबा क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा। सो यहां पे 2 का स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, और फाइनल फ्रीक्वेंसी जो कि है 5 हर्ट्ज उसका भी स्क्वायर होगा। वैसे यहां पे 2 का स्क्वायर होगा, पाई का स्क्वायर होगा, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है उसका भी स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ क्या ना बच्चा? ओके, तो अब ये पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो पाई स्क्वायर दोनों में उसको बाहर निकाल लो कॉमन और इससे कैंसिल कर दो, पाई स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। अब ये आया 1/2, 9.8 इधर आया, और ये 2 स्क्वायर यानी कि 4 बाहर आ गया, यानी कि 2 स्क्वायर ही बाहर आ गया, समझ लो। तो एक 2 तो यहां से भी उड़ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 10 का स्क्वायर हो गया क्या हो रहा है बे, 10 का स्क्वायर हो गया 100। समझ रहे हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना बच्चा? बराबर लिख रहा हूं ना? ओके, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। ओके, तो ये आ गया आपका 9.8 इंटू 2, अंदर बचा है 75। क्या बचा है? 75। 100 माइनस 25। अरे मैंने बोला ना प्लस माइनस मत लो, माइनस 75 भी है तो उसको प्लस ले लो। 75 टूजा होता है 150, और ये 9.8 है, 9.8 इसको 10 मान लो अप्रोक्सीमेटली 10, तो 10 इंटू 150 करेंगे तो नियरली 1500 आएगा, बल्कि 1500 से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 से कम है। तो अब आप लोग इसका ऑप्शंस देखो, ये भी 1500 से ज्यादा है, ये भी 1500 से ज्यादा है, इसको इग्नोर करो। अब आंसर बचा 50-50 यहां पे, ठीक है। 10 से जरा सा ही कम है ना, 10 से जरा सा ही कम है, 9.8 है ना, तो 1500 के नजदीक आंसर होना चाहिए ना। तो ये नजदीक है कि ये नजदीक है? ये नजदीक है, समझ रहे हो? तो 1467 जूल इज द राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो असली में मल्टीप्लाई करके देख लो, चेक कर लो। असली में भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर 1470 के आसपास आएगा। सो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। इतना जूल आंसर आएगा। वर्क डन का जो यूनिट है जूल है, ठीक है बच्चा। अरे भैया करते की नाही रे सगळ्यांना रे बाबा। हे बघा याचं सोल्यूशन पण दिलेलं आहे इकडं। सो इकडे बघा सोल्यूशन दिख रहा है बेटा सभी को, देख पा रहे हैं नहीं मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतले बच्चों? तो चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो देखो 1467 दिख गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, और टाइम पीरियड को डबल करना है। तो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कितना हो जाएगा? अब सुनिए, एंगुलर मोमेंटम जो है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है आई ओमेगा, ठीक है। अब आई फिक्स है, सो आई इज कांस्टेंट,
कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट, ये बहुत बड़ी चीज है, तो आई को हम इग्नोर करेंगे। सो एल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आ गया, बट जो ओमेगा रहता है वो रहता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फिर इस हिसाब से ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो इसका मतलब एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। सो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ रहे हैं बच्चा? तो अगर मैंने टाइम पीरियड को डबल किया, अगर मैं इसे 2 गुना बढ़ाऊंगा तो ये हाफ हो जाएगा, तो आंसर इज हाफ, बिकम्स हाफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी बढ़ेगा तो एल कम होगा, तो एल मतलब टी को डबल करेंगे तो एल आधा हो जाएगा। सो मतलब लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम बिकम्स हाफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकम्स हाफ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस which is tangent and parallel to its plane is I। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये वाला। तो ये जो डिस्क है इसका ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया और उसे आई नाम दे दिया गया, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये होता कितना है, ये होता है 5/4 mr²। ये बेटा हम लोग कर चुके हैं, डिस्क वाला देख लेना, डिस्क के 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये वाला देख लेना, इसका नाम आई रखा गया। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो टेंजेंट वाला तो ये भी है, लेकिन ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन, डिस्क के पैरेलल में है। उन लोग बोल रहे हैं कि डिस्क के परपेंडिकुलर में भी एक ले लो, तो डिस्क का परपेंडिकुलर वाला भी ले लो। तो एक तो था पैरेलल वाला, एक हो गया परपेंडिकुलर वाला, उसका क्या रहेगा, मतलब वो कितना रहेगा, इस आई के हिसाब से वो कितना होगा, तो इसका नाम मैं रख रहा हूं आई डैश, और ये मैं जानता हूं कितना है, ये होता है हाफ mr²। याद आ रहा है? एक सेकंड सॉरी, हमसे यहां पर गलती हो, ओह शिट, व्हाट द हेल मैन। ओके, हमसे त्रुटि हो चुकी है। त्रुटि इज संस्कृत वर्ड फॉर मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया साहिब, बिलंडर हो गया। उन लोग ने बोला है परपेंडिकुलर तो लो लेकिन टेंजेंट ही लो, तो टेंजेंट है, अरे ये पैरेलल टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो इसका मैं आई डैश ले रहा हूं और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा है, इट इज 3/2 mr²। तो लोग बोल रहे हैं कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो ये जो नया वाला है इसका पुराने वाले के साथ क्या रिश्ता है। अरे मेरे प्यारे प्यारे अकल के बदलो, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द एक्सिस व्हिच इज टेंजेंट एंड पैरेलल, तो पैरेलल टेंजेंट का अगर आई है तो ये कितना है। सो लिसन, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, सो देयरफॉर आई डैश बाई आई इज इक्वल्स टू, आई डैश का क्या आएगा 3/2 mr², और आई का क्या आएगा 5/4 mr²। दोनों को कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, यहां पे 2 बचेगा, 2 पर चला जाएगा, बन जाएगा 6, तो ये आ रहा है 6/5। अब ये आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश इज 6/5 इंटू आई, ये आई उधर चला जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है बेटा, 6/5 आई, ऑप्शन डी, दैट्स इट। खूब सोपा होता रे, खूब सोपा होता, इट वॉज डैम इजी। तो यहां पे भी सोल्यूशन दिया हुआ है 6/5 आई, कैन यू सी दैट। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग किस चीज को इंडिपेंडेंट है, ये बोला गया है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला था tan थीटा इज v² अपॉन rg। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये भी है कि tan थीटा इज हाइट अपॉन विड्थ। तो अगर हम लोग विड्थ ना चेंज करें तो tan थीटा h पे भी डिपेंड कर रहा है और tan थीटा v² और r और g पे भी डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ, तो ये सही है। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ सही है। हाइट पे डिपेंड कर रहा है, हाँ सही है। तो तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। लोगों ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये वर्ड ध्यान से किस पे डिपेंड नहीं कर रहा,
तो सब पे डिपेंड कर रहा है, तो नन ऑफ दिस आंसर है। अरे किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सब पे कर रहा है, तो मतलब नन ऑफ दिस आंसर है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है जो कि वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, वर्टिकल सर्कल में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। घूमते घूमते धागा टूट गया टॉप पे। ये वाला क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। मोशन इन अ प्लेन वाला जो वीडियो है उससे जाके देख लीजिए। तो ये वाला प्रॉब्लम बिकॉज वर्टिकल सर्कल उधर भी आता है और रोटेशनल मोशन में भी आता है, ये वाला प्रॉब्लम सेम टू सेम मैंने उधर करवाया हुआ है। 2R इसका आंसर है, तो ये आप लोग देख लेना। अरे इसका खाली ये मतलब था कि अगर ये धागा घूमते घूमते, मतलब धागे में पत्थर बांध के घुमा रहे हो, घूमते घूमते टूट गया धागा यहाँ आके, तो पत्थर कितना दूर गिरेगा? तो पत्थर कितना दूर गिरता है? अगर ये रेडियस R है तो इतना ही दूर और गिरता है, यानी कि सेंटर से 2R की दूरी पे गिरता है। कहाँ गिरता है? 2R की दूरी पे। अरे जहां पे ये टूटा ना धागा उससे 2R की दूरी पे गिरता है। चलो एनीवे, तो ये उधर किया हुआ है यार, उधर किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। मोशन इन अ प्लेन 2R। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 2/5। ये तो हमको मालूम है। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक सॉलिड स्फीयर का देखने को गए, सॉलिड स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है ये रहता है 2/5 mr²। सबको मालूम है बात। आगे बोलो। देन इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन कितना रहेगा? अरे बाबा रेडियस, अच्छा एक सेकंड, इजी वाला नहीं पूछा है। रेडियस ऑफ जायरेशन तो पूछा है, कहाँ? पैरेलल एक्सिस पे। और वो पैरेलल एक्सिस कितना दूर है? 2R दूरी पर है फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। तो इस एक्सिस से पहले आपको चलना है, एक तो R चले, एक और R चलो, 2R चलो। कितना चलो? 2R। तो इधर से R और इधर से R, 2R चलो। तो 2R दूरी चल चुकी हो, यानी कि आपका H कितना है? 2R है। याद रखना, भूल मत जाना, जो डिस्टेंस चले हो 2R है। और यहां पे है पैरेलल एक्सिस, ठीक है? तो ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है और ये है पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बेटा? कि IC तो रहेगा ही, साथ में MH² रहेगा। तो IC कितना था? ये वाला कितना था बेटा? IC कितना था? 2/5 mr²। सो 2/5 mr² तो रहेगा ही, साथ में मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? 2R, इसका स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है, कितना बन रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो रहा है 2/5 mr² तो है ही, प्लस 4 mr²। कितना है? 4 mr²। तो ये बन गया 5 4 जा 20। अरे सुनो, एक काम करो, सुनो, mr² को बाहर निकालो, दोनों में से कॉमन है। अंदर क्या बचेगा बच्चा? 2/5 + 4। अब इसका एलसीएम निकालो ना, तो 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 22/5 आ जाएगा। तो आपको आ रहा है आईपी की वैल्यू 22/5 mr²। अब सवाल में ये पूछा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है इस एक्सिस का, तो हो गया काम। इसी को खाली इक्वल टू mk² कर दो। अबे जो भी वैल्यू है उसको खाली mk² करना है, समझ गए? तो इस वैल्यू को mk² से मिला दो, तो m और m कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी, k का रूट ले लो, तो r का भी रूट आ गया, इसका भी रूट आ गया, तो √22/5 r इज द आंसर। ऑप्शन बी, √22/5 r। अरे कळलं की नाही रे बाबा सगळ्यांना? कळलं ना? इट इज डैम इजी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं एक सेकंड, रेडियस R है डिस्क का और मास m है, और डायमीटर का चाहिए ना, अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। अच्छा, डिस्क का जो डायामीटर होता है उसको छू तो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर छू रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ये वाला पूछा। अरे ये तो मालूम है ना रे बाबा, ये तो 3/2 mr² है। सो ऑप्शन डायरेक्टली देखो, फॉर्मूला बेस्ड है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे? 3/2 mr²। आगे बढ़े। अरे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना बेटा, फट 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 ऐसे करके फटाफट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना चाहते। कितनी बार बोलूं, प्लीज एक बार मेरे वन शॉट्स देख लो, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वो करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अरे सीईटी क्वालिफाई करके लोग कहां से कहां पहुंच गए। मेरा फ्रेंड वो बंदे ने बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई किया, सीईटी क्रैक किया। मुंबई का एक बेस्ट कॉलेज है अंधेरी में,
वहां पर वो कंप्यूटर साइंस उसने सब्जेक्ट चुना, उसका सेकंड या थर्ड राउंड में आ गया, लग गया उसका कंप्यूटर साइंस। वहां से कंप्यूटर साइंस करने के बाद उसने अमेरिका के एक एग्जाम दिया, GRE एग्जाम और टॉफेल एग्जाम, ठीक है, टॉफेल और GRE दो चीजें होती हैं। वो एग्जाम देने के बाद वो अमेरिका गया, उसने MIS करके कोर्स किया, और वो कोर्स करने के बाद वहीं पर उसको जॉब लग गई। उसका पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज बता दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए पर ईयर था। रुपए की बात कर रहा हूं, डॉलर की नहीं, डॉलर में कम रहता है, डॉलर में कुछ ऐसा कुछ था, मतलब 120,000 ऐसा कुछ था यार, क्या बोलते हैं उसको यार, $1.25 लाख के आसपास था, 1.20 लाख डॉलर्स। तो एनुअल पैकेज था उसका पूरे साल का 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपीज पर एनम। तो सीईटी को कम मत समझना। जो बच्चे गलती करते हैं कि भैया सीईटी में क्या है, क्या मिलेगा, JEE सबसे बड़ा है और यही सबसे बड़ा है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। सीईटी से भी अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन बोले तो ये जो ऊपर पंखा लगा है घर में, ये पंखा जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, बंद हुआ, सीलिंग फैन जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, उसकी एंगुलर स्पीड आधी हो गई। तो रुको, तो फैन ऑफ हो रहा है, तो जैसे उसने आपने ऑफ का बटन दबाया, एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ। मतलब शुरू में एंगुलर स्पीड ओमेगा रही होगी इनिशियल, और फाइनली वो स्पीड हो गई ω/2, आधी हो गई। अरे पहले स्पीड ओमेगा थी, बाद में स्पीड ω/2 हो गई, आधी हो गई, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि अच्छा अब इसके बाद एक सेकेंड ना, सीलिंग फैन को स्विच ऑफ किया, बटन बंद किया, एंगुलर स्पीड आधी हो गई, और इस टाइम में उसने 36 रोटेशन किया। तो इस टाइम में इसके रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन 36 है, ठीक है। अभी लोग बोल रहे हैं कि पूरा बंद होने तक, अरे मतलब स्पीड और गिरेगी, आगे जाके स्पीड और गिरेगी, ठीक है। तो आगे जाके जब स्पीड गिरेगी तो एकदम फाइनल स्पीड जो होगी ना, सबसे लास्ट फाइनल स्पीड, वो 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां कितने रोटेशंस करेगा? तो N1 अगर 36 है तो N2 कितना होगा? अबे पंखा तेज घूम रहा था, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ, पंखा तेज घूम रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, तो स्लो होते जब स्पीड आधी हुई तब तक के वो 36 बार घूम चुका था। तो अब बंद होने तक कितना घूमेगा? तो सुनो, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत बचकाना है। सो लिसन वेरी केयरफुली। ओमेगा इज ओमेगा नॉट, एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बात सभी हम लोग जानते हैं, बराबर है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 अल्फा थीटा इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फिर लिख सकता हूं अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, बराबर है। अरे सही है कि नहीं रे बाबा? और इसी को लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई, एक सेकेंड ना, 2 इंटू 2 पाई एन। अब आप बोलेंगे सर थीटा को 2 पाई एन कैसे लिखा आपने? थीटा को 2 पाई एन कैसे लिखा? अरे बेटा बहुत ही इजी है, एक बार घूमने पर थीटा कितना कवर होता है, कितना एंगल घूमते हो? हाँ देखो सही बोला इसने, लेकिन गलत क्या बोला तुमने, क्या बोला? 360 घूमता है। अरे पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री होगा, बराबर है। अरे लेकिन बेटा यहां पे डिग्री में नहीं, रेडियन में काम करना है। तो एक बार गोल घूमेंगे तो 2 पाई, 2 बार गोल घूमेंगे तो 4 पाई, 3 बार गोल घूमेंगे तो 6 पाई, तो हो गया ना 2 पाई इंटू 1, 2 पाई इंटू 2, 2 पाई इंटू 3, अब हो गया ना, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 2 पाई इंटू एन। तो थीटा जो रहता है वो 2 पाई इंटू एन रहता है। तो अल्फा का ही फॉर्मूला आ गया। तो अब सुनो, दो केस है। सबसे पहला केस तो ये है फाइनल स्पीड, ये है इनिशियल स्पीड, और यहां पर है 4 पाई इंटू 36, ये पहला केस है। अरे 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो गया। दूसरा केस क्या है कि अब जो स्पीड है वो फाइनल की भी एकदम फाइनल है, ठीक है। अरे बाबा पहले स्पीड थी ओमेगा, बाद में हो गई ω/2, तो मतलब पहले ओमेगा है बाद में ω/2 है, तो ω/2 फाइनल है और ओमेगा इनिशियल है। लेकिन जब पूरा बंद हो रहा है
तो जो जीरो स्पीड हो रही है ना लास्ट में वो फाइनल है और ओमेगा बाई 2 इनिशियल है। अरे मेरे भाई कैसे समझाऊं रे, पहले थी स्पीड ओमेगा तो ये हो गई इनिशियल, फिर ये हो गई फाइनल। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। पहले ये इनिशियल फिर ये फाइनल, फिर जब ये इनिशियल रहेगा तो ये फाइनल। समझ गए? तो अब इसमें वैल्यूज हम डालेंगे, तो चलो वैल्यूज डाल देते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, ये क्या लिखा है मैंने, सेम टू सेम लिख दिया क्या, ओमेगा फाइनल स्क्वायर। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां आएगा ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, इनिशियल कितना है, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई इंटू 36। ऐसे ही रखो इसको, यहां आ जाओ। फाइनली कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। पहले कितना था इनिशियली, ओमेगा बाई 2 था, ठीक है, और 4 पाई इंटू n2। लेकिन अल्फा अलग अलग थोड़ी ना होगा। अरे भैया एक ही पंखा है, उसी के अंदर एक ही तरीके की बॉल बेयरिंग्स है, एक ही तरीके का फ्रिक्शन है, एक ही पंखा है, तो उसका एंगुलर डिसीलरेशन या एक्सेलरेशन जो भी होगा वो फिक्स होगा। तो बट अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2, तो अगर ये केस है तो दोनों को बराबर इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे तो यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 36 इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 36, और यहां हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 अपॉन 4 पाई इंटू n2। तो यहां से 4 पाई उड़ गया, ठीक है, और यहां से सब जगह से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो, ओमेगा स्क्वायर भी उड़ गया। यहां बचेगा सिर्फ कितना मालूम है, सुनो ध्यान से, ये 1/4 माइनस 1 है, 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3/4 अपॉन 36, और ये हो जाएगा -1/4 अपॉन n2। क्या हो जाएगा, n2। समझ रहे हो? अरे मेरा बच्चा, इतना मैथ्स अपने को आना चाहिए बाबा, ये 5वीं क्लास का मैथ्स है। तो ये ओमेगा स्क्वायर उड़ गया, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा, वहां पे 1/4 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस माइनस उड़ा दो, ये 4 को भी उड़ा दो, और 3 से 36 को उड़ाओ तो 12 बचा, तो n2 इज 12, तो 12 रोटेशंस और करेगा, दैट्स इट। सो दैट इज द आंसर, 12 रोटेशंस और होंगे। सो बंद होने से पहले 12 रोटेशंस और करेगा। तो पहले उसने किए 36 रोटेशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पीड आधा होने तक बहुत फास्ट स्पीड थी ना, तो 36 बार घूम गया, लेकिन अब स्पीड एकदम कम हो गई है, धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो 0 होने तक से 12 बार ही घूमेगा। समझ गए? सो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो 12 रोटेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे यार इसको सेव करना भूल गया मैं, लेट्स सेव। वरना पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण भगवान ने यही कहा है ना, भगवत गीता में क्या आपको कहा गया, क्या बताएंगे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। ओके, अब आगे की कहानी क्या है, देखो 12 बार घूमेगा। ओके, आगे जाते हैं। हाँ, दो स्फीयर है जिनका मास इक्वल है। एक तो है थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल बोले तो हॉलो स्फीयर, और दूसरा सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, डायमीटर पे ले रहे, रेडियस का रेशियो क्या रहेगा, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सो एक है हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, इसका रहता है 2/3 mr², और एक है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है 2/5 mr²। लेकिन दोनों का मास तो इक्वल है, मास इज इक्वल, लेकिन रेडियस इज नॉट इक्वल। रेडियस इज नॉट इक्वल, तभी तो रेडियस का या डायमीटर का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो डायमीटर एंड रेडियस इज नॉट, मतलब डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, एक ही बात करो, वो बराबर नहीं है। तो रेडियस इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, दे आर आस्किंग के रेडियस का रेशियो क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अरे भैया, टू स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। सो I1 इक्वल्स टू I2 है, सो देयरफॉर
2/3 mr1 square is same as 2/5 mr2 square. So m कैंसल होगा, ठीक है, और 2 कैंसल होगा, 3 उधर चला जाएगा. सो r1/r2 का जो स्क्वायर है, r1/r2 का जो स्क्वायर है, r1/r2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3/5. तो r1/r2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/5, यानी कि √3:5. समझ गए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. परफेक्ट, इट वॉज डैम इजी. आगे बढ़ते हैं. सो यहां पे सवाल ये है कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r a concentric circular portion is removed to give the annular disk, to leave the annular disk. अरे ये तो छोड़ दो, कुछ वो है ही नहीं. डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला मालूम. इन्होंने क्या बोला है, एक डिस्क है, उसमें से ऐसा खांचा निकाल लिया, थोड़ा सा काट के निकाल लिया, तो इसका रेडियस था r, इसका रेडियस है स्मॉल r. तो जो फाइनल बचा उसका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ सॉरी उसका क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अपने को मालूम है 1/2 mr² प्लस r², बड़ा r² और छोटा r². सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. डायरेक्टली अपने को पता है फॉर्मूला. ये सब चीज अगर चाहिए तो मैं डिराइव भी कर सकता हूँ कि कैसे आया ये, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अपने पास बड़े इतना टाइम नहीं है. सीईटी में वैसे भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है. डिराइव तो करना पड़ता है जब आप लिखते हैं जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम, और उसमें भी डिराइव वो वहां करना पड़ता है जहां पे जेडब्ल्यू मेंस के सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं. तो जो सीईटी की बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा ना, बहुत अच्छी सीईटी की पढ़ाई कर लेगा, वो जेडब्ल्यू मेंस क्रैक कर सकता है. भले उसका रैंक थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वो क्रैक जरूर कर लेगा. सीईटी की बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे तो जेडब्ल्यू मेंस भी क्रैक हो जाएगा. समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉपर आओगे, नहीं आओगे. जेडब्ल्यू मेंस में आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, तो वो कोर्स भी हम लोग फ्यूचर में लाएंगे, मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए. ठीक है, तो प्लीज जरा शेयर करो मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में. चलिए, तो ये तो हमको आता है ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m and length l about an axis passing through a point midway between the center and end is. Now this is very interesting. This is very interesting. इनको कहाँ चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का जिसका मास m है, लेंथ l है. अबे रॉड जो है उसका मास भी दिया है m, लेंथ भी दिया है l, पूरी लंबाई जो है रॉड की l है. उन लोग बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? बीच में नहीं चाहिए रे बाबा, बीच में नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसे पॉइंट पे चाहिए जो बीच के और आखिर के बीच में, मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड. सेंटर बोले तो बीच का, एंड बोले तो आखिर का, तो इसके और इसके बीच का पॉइंट. ये पॉइंट पे अगर मैंने रॉड को घुमाया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने चाहिए. तो मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है IP इज IC प्लस MH², और मैं जानता हूं कि ये ही मेरा IC है, और यहां से यहां ये H, जो कि कितना होगा? जो कि होगा L/4. कैसे? अबे ये पूरा L है, तो जब मैं आधा लूंगा तो L/2 होगा, और आधे का भी आधा. अरे ये भी आधा है ना, तो आधे का आधा कितना है? L/4. अरे बहुत ही बचकाना है बाबा. ये पूरा है L, तो आधा है L/2, और ये आधे का भी आधा है, तो L/4 आ जाएगा. हाँ क्या ना बच्चा, समझे कि नहीं रे बाबा? अरे करते कि नहीं रे तुम्हाला करते ना सगळ्यांना? काय हो की नो? नो बोल रहे हो, बोल रहे हो बोल रहे ना हो, करताय. ओके, बरं बघा इकडे. सो लिसन वेरी केयरफुली. सो IP इज इक्वल्स टू IC कितना है बेटा? तो IC की जो कहानी, किधर गया IC? अच्छा, IC तो मालूम है ना अपने को, बीच वाला कितना रहता है? 1/12 ml² रहता है, प्लस m. डिस्टेंस कितना है? L/4. तो अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा IP इज इक्वल्स टू, ऊपर का दोनों ml² कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर छूट जाएगा 1/12 प्लस, इधर तो 1/12 छूटेगा और यहाँ पे 1/16 छूटेगा. हाँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना, तो 1/16. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या करेंगे कि LCM निकालेंगे. तो ml² ये हो जाएगा, और यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 नहीं, सुनो क्या करो मालूम है? दोनों को सेम बनाओ.
ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 और इसको मल्टीप्लाई करो 3, ऐसा मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी 4 और नीचे भी 3, ऐसा मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होगा मालूम है, नीचे का सेम बन जाएगा। 12 4 48, 16 3 48, तो एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका है। सो 16, सॉरी क्या रे बाबा, हाँ हाँ बराबर ही लिख रहा हूँ ना, सॉरी, ये लग रहा है ना बहुत देर हो गई ना, बढ़ाते बढ़ाते 2.5 घंटे, तो मेरा दिमाग चकराने लगे। 12 4 48, 16 3 48, ये हो गया 48, ऊपर है 4 + 3, बस आंसर आ गया। दैट इज द आंसर, दैट्स इट। सो इट इज 7 ml² by 48। अरे करते कि नहीं रे बाबा, खाए रे बाबा, खूब सोपा होता रे बाबा। अरे बाबा दोनों को सेम बनाने का रे, तो 12 × 4 किया तो 48 हुआ, 16 × 3 किया तो 48 हुआ, लेकिन नीचे जो मल्टीप्लाई किया वो ऊपर भी लिखने का, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी लिखने का, बस। तो 4 और 3 ऐड होके 7 हो गया। तो ऑप्शन इज 7 ml² by 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैन यू सी दैट? तो ऐसे अब हमारे पास क्वेश्चंस का तो एक पूरा लिस्ट ही है बहुत ज्यादा, और बहुत ही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं अपनी ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वक्त बहुत हो चला है, रात भी हो चुकी है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो आप लोग प्लीज ये सब वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इनकी पढ़ाई कीजिए। ये जो है सारे की सारी चीजें डिटेल में ऐप के ऊपर डाल दी जाएंगी, ऐप के ऊपर और भी एक्स्ट्रा वीडियोस भी आएंगे। तो लिसन, 10 दिन की आपकी जो पॉकेट मनी है ना, बस उतने का ही इतना सस्ता कोर्स रखा है ऐप के ऊपर। तो अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐप के ऊपर भी आप आके पढ़ सकते हैं 299 रुपीज में। बाकी जिन लोगों को इसी से फायदा हो गया तो उनको ऐप पे आने की जरूरत नहीं है, बट जो लोग चाह रहे हैं कि इसके आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और सॉल्व करें, तो वो लोग ऐप के ऊपर आ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी आप लोग ने जितना पढ़ लिया, फॉर्मूला सीख लिया, ये भी काफी सफिशियंट है। तो आप अपने खुद से भी मेहनत कीजिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, टेक केयर।